तो आज है आपके पास प्रैक्टिस सेट नंबर 91 या 92 है, कौन सा है? 91। चलो भाई, तो जीएस वाला सेक्शन हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड वाले सेक्शन में। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत सारथी योजना को प्रथम चरण में लागू किया गया है। तो देखो, सारथी योजना के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो आप बताओ भाई, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? देहरादून से हुई है। कहाँ से हुई है? देहरादून से हुई। सारथी योजना की बात करें तो सारथी योजना कब आती है? कब आई सारथी योजना है? तो सारथी योजना आती है कब? हाँ बताओ। 8 मार्च 2025 को सारथी योजना लेके आती है। सारथी मतलब है ना, वाहन से संबंधित हो जाएगा। तो हाल में ही गवर्नमेंट के द्वारा जो है, ऐसी महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है या रोजगार करना चाहती है, तो ऐसी महिलाओं को क्या दिया जाएगा? वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए इस योजना की शुभारंभ की गई और इस योजना के तहत इनको क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। और साथ में जब ये प्रशिक्षित हो जाएंगी, यानी कि जब ड्राइविंग हो जाएगा, तो उसके बाद इनको क्या दिया जाएगा? सब्सिडी भी दी जाएगी। जैसे वाहन खरीदना है, नया ईवी कोई वाहन लेना है, तो इसके लिए क्या दिया जाएगा? सब्सिडी दी जाएगी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बताओ और योजनाओं के बारे में जो हाल में हमने कई दिन चर्चा कर चुके हैं, जैसे मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना कब आई? हाँ, 1 जुलाई नहीं, 6 जुलाई 6 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना आती है। और कोई योजना जो हमने आजकल चर्चा की हो, याद है कुछ? है याद है? हाँ तो बताओ कौन सा? और कौन सी योजनाएं? सारी योजनाएं भूल गए? चलो कोई नहीं, हम याद निकाल देना आप लोग। ठीक है, देश की पहली काइकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित की जाएगी। देहरादून में या नैनीताल में या टिहरी में या काशीपुर में? कहाँ पे है देश की पहली काइकिंग कैनोइंग अकादमी? सबसे पहले देखो ये समझिए कि काइकिंग कैनोइंग होता क्या है? क्या होता है? क्या होता है? देखो, काइकिंग और कैनोइंग जो होते हैं, ये एक प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स गेम है, यानी जल में खेले जाने वाले जो गेम्स होते हैं, बोटिंग जिसे कहते हैं। अभी हाल में ही देखा होगा, इसी साल टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स गेम्स हुए हैं अभी। ठीक है, तो जो बोट वाले वो नहीं करते, जो एक ऐसा लंबा सा होता है जिससे बोट ऐसे ऐसे करते हैं, पानी साइड में करते हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है, ये 2 प्रकार के गेम से एक होता है काइकिंग और दूसरे प्रकार का गेम कौन सा होता है? कैनोइंग। किसी में जो है एक ही पल्ला रहता है, किसी में 2 पल्ले रहते हैं, किसी में जब नाव में घुटने के बल बैठा जाता है तो वो दूसरे प्रकार का गेम होता है, किसी में आप सीधे बैठते हैं। तो काइकिंग और कैनोइंग क्या है? स्पोर्ट्स गेम है। अब इसी के लिए उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है? टिहरी झील में काइकिंग कैनोइंग अकादमी की क्या कर रही है? स्थापना कर रही है, जो क्या होगा? वर्ल्ड लेवल का होगा। ठीक है, तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये टिहरी गढ़वाल, यानी टिहरी में। कहाँ पे? टिहरी झील में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे देश का पहला हो जाएगा जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित गेम्स का क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा हॉस्टल की सुविधा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी जो पहली बार देश में बनती है हमारे उत्तराखंड में। सबसे पहले ध्यान रखना कि देश का जो पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन है देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन कहाँ पे बनता है? कहाँ पे बनाया गया है? देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन बताओ। कहाँ पे? पता है किसी को? नहीं पता? तो भाई ये है कहाँ पे? लाल कुआं में। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन बनता है लाल कुआं में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, ठीक है, एरोमेटिक गार्डन, तो एरोमेटिक गार्डन कहाँ पे बनता है? एरोमेटिक गार्डन, हाँ, तो ये भी आपका कहाँ पे हो जाएगा? लाल कुआं में हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो देश की प्रथम पश्मीना लैब, तो पश्मीना लैब कहाँ पे बनी है? लाल कुआं में नहीं, तो ये कहाँ पे बना है? देहरादून में।
देश की पहली पश्मीना लैब, ठीक है, जो बनी है देहरादून। पश्मीना जानते हैं ना, भेड़ की एक प्रजाति होती है, ठीक है, तो पश्मीना लैब जो है देहरादून में बनाई गई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि देश का पहला थैलस गार्डन, देश का पहला थैलस गार्डन, तो देश का पहला थैलस गार्डन कहां पे बनता है? मुंशियारी में बनता है, ठीक है। देश का पहला थैलस गार्डन कहां पे हो जाएगा? मुंशियारी। बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला बुरांस गार्डन है, तो देश का पहला बुरांस गार्डन भी कहां पे हो जाएगा? मुंशियारी में हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि देश का पहला घास संरक्षण केंद्र है, हाँ, घास संरक्षण केंद्र, घास संरक्षण केंद्र, तो देश का पहला जो घास संरक्षण केंद्र हो जाएगा, ये आपका कहां पे हो जाएगा? रानीखेत में हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि देश का पहला वन हीलिंग केंद्र या वन हीलिंग सेंटर, देश का पहला वन हीलिंग सेंटर, तो ये कहां पर है? तो ये भी आपका कहां पे हो जाएगा? रानीखेत में हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो हमारे देश में पहली बार उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक और याद रखना, देश का पहला प्राकृतिक फाइबर केंद्र, देश का पहला प्राकृतिक फाइबर केंद्र, तो पहला जो प्राकृतिक फाइबर केंद्र है, इसकी स्थापना कहां पे होती है? तो इसकी स्थापना हो जाएगी कहां पे? अल्मोड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। कई प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट भी हो चुके हैं, तो ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये कोटद्वार में किया गया है। नहीं भी आता है तो तब भी तुक्का मारा जा सकता है। मालन मालिनी नदी, मालन मालिनी नदी है ना, और मालिनी नदी का कोटद्वार कण्वाश्रम, ठीक है। तो यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो मालन पुल का उद्घाटन हाल में ही कोटद्वार में होता है, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है आपके पास 24वां प्रश्न, ई गवर्नेंस सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में शुरू की गई। क्या ये बात सही? बिल्कुल ठीक है। ई गवर्नेंस के तहत यह योजना पौड़ी जिले से शुरू हुई, ये बात भी ठीक है। राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो सब बातें ठीक है, तो उपयुक्त तो आपके क्या हो जाएंगे? सभी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यटन वर्ष कब घोषित किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, किस वर्ष को? 2015 और 2001, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति क्या है? तो यह आपकी एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ये ध्यान रखेंगे, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले है सेवा का अधिकार कानून, क्या ये बात सही है? सेवा का अधिकार कानून, बताओ सही है बात? तो ये बात बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 2011 में 4 अक्टूबर को हुई थी, यानी कि 4 अक्टूबर 2011 में सेवा का अधिकार कानून की स्थापना हुई। वहीं अगर बात करें अल्पसंख्यक आयोग, और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? हाँ, 2003 में, 27 मई 2003 में इसकी स्थापना हुई, तो यानी कि ये बात भी सही है। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब होती है? 2001 में राज्य वित्त आयोग की स्थापना होती है। और कब हुई, किस दिन हुई थी? हाँ, ऐसा पर्टिकुलर दिन है भी नहीं इसमें, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग, तो ये 2001 में इसकी स्थापना हुई। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखो, पहली बात तो ये है कि 2003 में हो ही नहीं सकती है। अगर आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ा हो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आता है? कब आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया ये? अरे यही नहीं पता? ये तो सबसे आसान प्रश्न। 2005 में, जब एक्ट ही 2005 में आ रहा है, इसी में व्यवस्था करें कि सूचना आयोग होगा,
तो भाई 2005 से उत्तराखंड छोड़ो और जगह भी कैसे बन जाएगा, तो यानी कि 2003 तो हो ही नहीं सकता है। तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना जो है, ये आप ध्यान रखो, इसकी स्थापना 3 मई 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 3 मई 2005 में इसकी स्थापना हुई। 3 मई 2005 में राज्य सूचना आयोग की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य सूचना आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? है आर.एस. टोलिया, डॉक्टर आर.एस. टोलिया, याद रखोगे आप। ठीक है। तो डॉक्टर आर.एस. टोलिया जो थे, ये राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। या आयुक्त तो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसमें? यही बोलते हैं ना शायद। ठीक है। इन्हीं के नाम पे आपको पता है उत्तराखंड की प्रशासनिक एकेडमी भी है, डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, जो कि कहां पर है? देखो है, कहां पर है वो? हाँ, नैनीताल में। आपसे तो यही पूछना था ना, एक्सेल स्टडी पॉइंट कहाँ है, ऐसा प्रश्न आता तो ज्यादा मजा आता। ठीक, चलिए। इसके अलावा देखो, साल 2011 में मैं कई सारे 2001 में मैं कई सारे आयोग आपको बार बार बता चुका हूं। जैसे एक आयोग यूकेपीएससी, यूकेपीएससी की स्थापना कब हुई? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, 21 मार्च 2001 में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। स्थापना की बात करें तो 15 मई को इसका क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है। इसके अलावा अगर और आयोगों की हम बात करें तो और आयोग जैसे आपके पास 30 जुलाई 2001 को, 30 जुलाई 2001 किसकी स्थापना हुई? 30 जुलाई 2001 ये राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। राज्य निर्वाचन आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है 30 जुलाई 2001 में। इसके अलावा अगर 21 मार्च 2001 की बात करें तो 21 मार्च 2001 में किसकी स्थापना हुई? बताओ। राज्य योजना आयोग, राज्य योजना आयोग। और अब आपको पता है राज्य योजना आयोग है नहीं, इसके स्थान पे सरकार क्या लेके आ चुकी है? सेतु लेके आ चुकी है। ठीक है। और अब जो है राज्य में नीति निर्माण का कार्य कौन करेगा? सेतु करेगा। पहला कौन करता था? पहला राज्य योजना आयोग करता था। ठीक है। चले जी। इसके अलावा अगर बात करें तो सेतु आयोग की स्थापना कब हुई? हाँ, जुलाई 2023 में इसकी स्थापना होती है सेतु की। इसके अलावा 2001 में ही एक और याद रखोगे, 28 मार्च 2001, 28 मार्च 2001 में किसकी स्थापना हुई? तो उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की क्या हुई? स्थापना। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की क्या होती है? स्थापना होती है। तो 2001 में बनने वाले सारे आयोग हैं, लगभग 3-4 बार करा चुका हूं, अभी भी याद नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए जी। इसके अलावा देखो, ध्यान रखना कि जैसे एक और आयोग है, जैसे यूकेएसएससी। बताओ, यूकेएसएससी की स्थापना कब हुई? 2014 में यूकेएसएससी की स्थापना हुई। अगर उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग आता है मानवाधिकार आयोग, तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2013 में होती है। ठीक है। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए। अगले प्रश्न पे आ जाओ। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हमारे पास, शैलेश मटियानी के बचपन का नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी था। क्या बात सही है? बिल्कुल एकदम सही है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी की पहली डीएलएड नहीं, हाँ डीलिट है ना, ठीक है, हाँ ये उपाधि दी गई थी। तो यानी कि दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डीलिट मतलब डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ठीक है, तो इसकी उपाधि दी गई थी। तो यानी कि दोनों कथन आपके एकदम सही। देखो, शैलेश मटियानी हमारे राज्य की एक महत्वपूर्ण साहित्यकार है, उपन्यासकार है, ठीक है, लेखक हैं। ठीक, अब इनके द्वारा देखो कई सारी रचनाएं लिखी गई। पहले तो आप इनका जन्म भी याद रखोगी क्योंकि इंपॉर्टेंट आदमी है। तो सबसे पहले इनका जन्म बताओ, इनका जन्म कब हुआ शैलेश मटियानी का? कोई नहीं, डेट उट याद जरूरी नहीं, सन भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, है ना। तो इनका जन्म जो है 1931 में कहाँ पे हुआ? अल्मोड़ा में। 1931 ईस्वी में कहाँ पे होता है? अल्मोड़ा में होता है।
ठीक है। इन्होंने जो है 2 पत्रिका भी निकाली थी। एक पत्रिका थी आपकी विकल्प और दूसरी थी जनपक्ष। विकल्प और जनपक्ष नाम की इन्होंने क्या निकाली थी, पत्रिका निकाली थी, या इनका संपादन किया था। विकल्प एवं जनपक्ष पत्रिका का वो किया था। अब इसके अलावा इनके कुछ कहानी संग्रह हैं जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह में बात करें तो 2 दुखों का एक सुख। कहानी संग्रह क्या क्या है, 2 दुखों का एक सुख हो जाएगा, एक सुख। इसके अलावा एक कहानी संग्रह और है जिसका नाम क्या है, चील। 2 दुखों का एक सुख, चील। भविष्य और मिट्टी, भविष्य और मिट्टी, भविष्य और मिट्टी हो जाएगा, भविष्य और मिट्टी। इसके अलावा हारा हुआ, ठीक है, हारा हुआ। इसके अलावा और कौन सी है, बर्फ की चट्टानें, बर्फ की चट्टानें, बर्फ की चट्टानें। इसके अलावा जंगल में मंगल, जंगल में मंगल। 2 दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हरा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल। इसके अलावा हत्यारे, हत्यारे, अगला कौन सा है, हत्यारे। एक और है नाच जमुरे नाच, नाच जमुरे नाच, नाच जमुरे नाच हो जाएगा। ऐसे इनकी कुछ कहानियों का संग्रह है और इसका नाम क्या है, मेरी 33 कहानियां। ठीक है, मेरी 33 कहानियां, मेरी 33 कहानियां। देखो शैलेश मटियानी की तो एक एक रचना याद होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो कहानी कौन कौन से, 2 दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हथियारे, नाच जमुरे नाच, मेरी 33 कहानियां। ये तो इनकी कहानियां हैं। वही इनके बहुत सारे क्या है, उपन्यास भी है। उपन्यासों में अगर बात करें तो आपकी कौन कौन सी हो गए, बोरीवली से बोरी बंदर, बोरीवली से बोरी बंदर, बोरी बंदर। इसके अलावा कबूतर खाना, कबूतर खाना। इसके अलावा मुठभेड़, ठीक है। इसके अलावा चंद औरतों का शहर, चंद औरतों का शहर, ठीक है। बोरीवली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, मुठभेड़, चंद औरतों का शहर, एक मुठ सरसों, एक मुठ सरसों, एक मुठ सरसों, छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे पक्षी। तो एक मुठ सरसों हो जाएगा और छोटे छोटे आपकी क्या होगी, पक्षी होगी। इसके अलावा उगते सूरज की किरण, उगते सूरज की किरण, उगते सूरज की किरण, ठीक है। और इसके अलावा 52 नदियों का संगम, ये भी इंपॉर्टेंट है। 52 नदियों का संगम, 52 नदियों का संगम हो जाएगा, 52 नदियों का संगम। तो ये भी इनकी क्या है, रचना। ठीक है, तो देखो ये सब इनके क्या है, उपन्यास है, और ये ऊपर वाले क्या है, इनकी कहानियां हैं। ठीक है, चलो जी। तो ये हमारे शैलेश मटियानी जी। शैलेश मटियानी के बाद अगला प्रश्न, पंडित नैन सिंह रावत के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहली बात तो ध्यान रखना कि लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें पेट्रनस गोल्ड मेडल प्रदान किया है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो पंडित नैन सिंह रावत की बात करें तो इनका जन्म 1830 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1830 ईस्वी में इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ, मुंशियारी में हुआ था। तो यानी कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। मूल रूप से देखो पंडित नैन सिंह रावत थे क्या, किससे जुड़े हुए व्यक्ति थे, क्यों हम जानते हैं इनको।
ठीक है, तो भाई ये क्या थे, ये एक सर्वेयर थे, क्या थे, सर्वेयर। और ये हमारे उत्तराखंड के क्या थे, प्रथम सर्वेयर थे। सर्वेयर जानते हैं, जो सर्वे करता हो, है ना। सर्वे मतलब सर्वे कैसा, अरे यहां से कहीं दूर तक का सर्वे कर दिया, ठीक है, तो ये क्या थे, सर्वेयर था। अब देखो, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे सर्वे कराने का जनरली काम कौन करते थे, अंग्रेजी करते थे, तो ऑब्वियसली बात है अंग्रेजों के अधीन इन्होंने भी काम किया है। तो जब इन्होंने बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस का सर्वे किया, तो लंदन की जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है, इनके द्वारा इनको पेट्रनस गोल्ड मेडल दिया गया, जो कि इनका एक प्रतिष्ठित सम्मान होता है। दूसरी बात, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए 1866 में नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण किया। ये बात भी बिल्कुल सही है, काठमांडू से, ठीक है, लहासा और फिर आपका कैलाश मानसरोवर, ये पूरा सर्वेक्षण करने का काम इन्होंने किया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। इस कार्य में उन्होंने सेक्सटेंट यानी कि कोण मापने वाला यंत्र 99 स्थानों के अक्षांशों का अंकन किया, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी, गोपनीय सूचना सार्वजनिक करने पर अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 18 वर्ष की कठिन कारावास दिया। क्या बात ठीक है? ये ठीक नहीं है ना। जो लोग इतना भयंकर सम्मान दे रहे हैं, तो वो सच में वहां कारावास डालेंगे उनको, ठीक है। चलो जी, तो यानी कि डी जो है प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत थी, ऐसी कोई सजा नहीं मिलती है। पंडित नैन सिंह रावत की बात करें तो पंडित नैन सिंह रावत जी जो है, इन्होंने, इनकी कुछ किताबें भी हैं, जैसे एक है कौन सी किताब, इनकी किताब है या रचना है, जैसे किताब है कौन सी है, पिछली बार भी बताया था मैंने, अक्षांश दर्पण। इन्होंने एक किताब लिखी है अक्षांश दर्पण। एक और किताब थी इतिहास रावत कौम है, इतिहास रावत कौम, इतिहास रावत कौम, इतिहास क्या है, रावत कौम है, इतिहास क्या है, रावत कौम। तो एक ही याद रखोगी। इसके अलावा देखो, 2004 में भारतीय डाक विभाग के द्वारा इनके नाम का क्या निकाला गया, एक डाक टिकट निकाला गया, डाक टिकट निकाला गया 2004 में। तो 2004 में भारतीय डाक विभाग के द्वारा इनके नाम का एक डाक टिकट निकाला गया, जो कि कितने रुपए का था, कितने रुपए का था, 5 रुपए का। कितने रुपए का था, 5 रुपए का डाक टिकट निकाला गया, ठीक है, 5 रुपए का डाक टिकट निकाला गया, ठीक है। पंडित नैन सिंह रावत एक इंपॉर्टेंट आदमी थे। इनकी जो जीवनी है या इनके नाम पे और राइटरों ने क्या लिखी है, किताब लिखी है। जैसे एक व्यक्ति है जिनका नाम है डरेक वालर, क्या है, डरेक वालर। डरेक वालर ने एक किताब लिखी है, इन्हीं पे आधारित है, पंडित नैन सिंह रावत पे, डरेक वालर, ठीक है। और इन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है द पंडित। क्या है, द पंडित। तो द पंडित नाम से किताब किसने लिखी, डरेक वालर, जो कि पंडित नैन सिंह रावत जी पर आधारित है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट राइटर है जिनका नाम है शेखर पाठक, ठीक है। तो शेखर पाठक ने इन पे आधारित एक किताब लिखी और इस किताब का नाम है एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर। ये किताब किसने लिखी है, शेखर पाठक, जो कि पंडित नैन सिंह रावत जी पे। वही पंडित नैन सिंह रावत जी का उपनाम, किस उपनाम से जाना जाता है इनको, है किस उपनाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मौलिक पंडित के उपनाम से जाना जाता है, मौलिक पंडित, ठीक है। अध्यापक थे यहाँ पे, शिक्षक थे, तो इसलिए लोग इनको पंडित पंडित, मौलिक पंडित बुलाते थे, ठीक है। तो इतनी बात आप जो है पंडित नैन सिंह रावत जी के बारे में याद रखोगे, ठीक है। चलिए जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने किस व्यक्ति को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी, किसे दी थी, तो ये भी नैन सिंह रावत जी को ही दिया था, है ना। तो बाकी नैन सिंह रावत जी के बारे में तो हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं, तो यानी कि ए वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सोमनाथ शर्मा की बात करें तो क्या सोमनाथ शर्मा को आप जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। मेजर जो सोमनाथ शर्मा है, किस लिए जाना जाता है, परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र औरों को मिला है, हाँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे राज्य से
प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, है ना, जो कि हाईएस्ट क्या होता है, मिलिट्री अवार्ड होता है। उसके अलावा देखो बाकी दरबान सिंह नेगी की बात करें तो आपको पता ही है कि 1914 में इनको क्या दिया गया, विक्टोरिया क्रॉस, जो कि उस टाइम पे हाईएस्ट ब्रिटिश अवार्ड हुआ था, ब्रिटिश मिलिट्री अवार्ड हुआ करता था, ठीक है। विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी कब दिया गया था, 1914 में। बाकी हर्षदेव जोशी के बारे में तो आप जानते हैं, इनको कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं। कई सारे कुमाऊं के गद्दी पे बिठाने का, इन्होंने कई सारे राजाओं को बिठाने का काम किया था, इसीलिए इनको किंग मेकर ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है, ठीक है, हाँ, ओली भी कहा जाता है। क्या कह रहे हो? अच्छा, ये हर्षदेव ओली था, वो ये जोशी अलग है, चलो ठीक है, ठीक है। बाकी चलो देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। अगला है नीलांबर पंत का संबंध। नीलांबर पंत का संबंध किस जनपद से है, किस जनपद से? तो ये है भाई किस जनपद से, अल्मोड़ा जनपद से है। नीलांबर पंत का जो संबंध है ये अल्मोड़ा जनपद से है। 1931 ईस्वी में इनका जन्म जो है अल्मोड़ा में होता है। 1931 में इनका जन्म कहाँ पे हुआ, अल्मोड़ा में। अब मेन बात है कि अल्मोड़ा से है, ठीक है, लेकिन है क्या ये, है क्या है, ये एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। और कौन से साइंटिस्ट है ये है स्पेस साइंटिस्ट, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट है, स्पेस साइंटिस्ट, ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञानी या अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। कौन से, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। सबसे खास बात यह है कि हमारे उत्तराखंड से क्या पहले वैज्ञानिक है, हमारे उत्तराखंड में पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये पद्मश्री प्राप्त करने वाले, पद्मश्री प्राप्त करने वाले, ठीक है, उत्तराखंड से क्या है, फर्स्ट वैज्ञानिक है। और इनको पद्मश्री कब मिला, तो ये 1884 में मिलता है। 1884 में इनको क्या मिलता है, पद्मश्री अवार्ड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, पद्मश्री अवार्ड मिलता है 1884 ईस्वी में। क्लियर है इतनी बात? तो ये है नीलांबर पंत। ध्यान रखना कई सालों तक ये इसरो से भी क्या थे, जुड़े हुए थे, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञानी होंगे तो ऑब्वियसली बात है इसरो से भी जुड़े होंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस समाज सेवी के द्वारा हम गढ़वाली नारी हैं फूल नहीं चिंगारी है का नारा किसने दिया? हम गढ़वाली नारी हैं फूल नहीं चिंगारी है, किसने दिया है? किसने दिया? हाँ, गौरा देवी ने दिया, ठीक है। किसने दिया? गौरा देवी ने दिया, हाँ, ठीक है। तो कई लोगों ने तुक्का मार दिया होगा ना, गौरा देवी। अब कई लोग बोले स्वामी मनमथ ने दिया, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। लड़का कैसा दे सकता है, लड़का कैसा दे सकता है नारा, है ना। तो भाई वो अपने लिए थोड़ी दे रहा है, वो वहां की नारियों के लिए, गढ़वाल की नारियों के लिए दे रहा है। स्वामी मनमथ जो है मूल रूप से वैसे कहाँ के थे, केरल के थे। बाद में ये इधर आ गए हमारे उत्तराखंड में, फिर बाद में ये कहाँ गए, इधर हमारे टिहरी वाले कुंजापुरी क्षेत्र में पहुंच गए। कई सालों तक वहां पे रहे। जब इन्होंने देखा कि गढ़वाल की नारियां कितनी काम करती हैं, है ना, कितना ज्यादा काम करती है, और इतना ज्यादा देखो ये सुबह काम करना, जंगल जाना, पशुपालन करना, कृषि करना, है ना, बहुत सारे काम है। तो इन्होंने कहा भाई हम गढ़वाली नारी नहीं, गढ़वाली नारी हैं फूल नहीं चिंगारी। ये शहरों की तरफ फूल जैसी नारियां नहीं है हम, है ना, वो इतना लगे ना, ठीक है। ये ऐसा हो गया, इस तरीके से गढ़वाल की नारियां, है ना, ठीक है। हाँ, गढ़वाल की नारियां पता है कितनी खतरनाक होती है भाई, आपने देखा होगा भाई, ऐसे ही सीधे क्या बोलते पेड़ पे चढ़ जाएंगी, है ना, जंगल में चली जाएगी, इतना बड़ा बड़ा घास का वो लेके आ जाएगी, यहाँ दे दो थोड़ा, है ना, किसी महिला को थोड़ा, अरे मेरी बस की नहीं है ना, ठीक है। चलो जी, तो स्वामी मनमथ सागर, ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट सामाजिक कार्यकर्ता थे स्वामी मनमथन, ठीक है। इनकी बात करें तो इनका जन्म, ध्यान रखना, केरल में हुआ था। केरल में इनका जन्म हुआ था, केरल में 1939 में हुआ था, 1939 ईस्वी में। वैसे मूल नाम जो था इनका वो था उदय मंगल चंद्रशेखरन, उदय मंगल चंद्रशेखरन, ठीक है। ऐसे होते हैं ना दक्षिण भारत वालों के नाम बड़े बड़े,
ठीक, चलो जी। इसके अलावा ध्यान रखना, इन्होंने जो है टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम, भुवनेश्वरी महिला आश्रम, महिला आश्रम की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी, है ना। और इसीलिए की थी कि जो टिहरी में है ना, जो महिलाएं हैं जो क्या है आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या कोई महिला ऐसी अकेली है, या कोई वृद्ध महिला है, ठीक है, तो इनको आश्रय देने के लिए इन्होंने भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी। अब ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब और कहां पर हुई, ठीक है। चल, बाकी आप लोगों से तो क्या ही पूछना ना, हाँ पता तो होगा ही नहीं, है पता नहीं पता है। चल अगला प्रश्न आ जाओ, उत्तराखंड की, बाकी देखो बाकी लोग तो आप जानते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट, द्वारका प्रसाद सेमवाल, गौरा देवी, है ना। उत्तराखंड की रक्षा पवार और अनीता रावत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से संबंधित है। हाल में ही एक नाम जरूर याद रखना, स्नेहा राणा, ये क्रिकेट से संबंधित हैं, क्योंकि अभी अभी विमेंस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 225 जीता है, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है? दरबान सिंह नेगी, देखो ठीक मिलान हो रखे। प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, बिल्कुल ठीक है। प्रथम महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानो, ठीक है। और प्रथम अशोक चक्र भवानी दत्त जोशी, है ना। और इनकी इसी वीर गाथा के कारण या इनकी वीरता के कारण एक मेला भी लगता है हमारे उत्तराखंड में, है शहीद लगता है ना, भवानी दत्त जोशी मेला कहाँ पे लगता है? चमोली में लगता है ना, ये भी ध्यान रखना। इसको शौर्य महोत्सव भी कहा जाता है। तो बताओ भाई, मैच करो, फिर मैच तो हो ही जाएगा, फिर 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यशोधर मठवाल जी को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड दिया गया? तो कब दिया गया यशोधर मठवाल जी को पद्मश्री अवार्ड? 2005 में दिया गया, ठीक है। कब दिया गया? 2005 में दिया गया। क्या 2005 में केवल और केवल यशोधरा मठवाल को मिलता है या अन्य लोगों को मिला है? उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, अन्य तो पूरे भारत में मिला ही होगा, है ना। उत्तराखंड में अन्य लोगों को मिला, बिल्कुल मिला है, ठीक है। तो 4 लोगों को और मिला था। तो ये 4 लोग कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले लिखना मोहन सिंह गुंजाल, ठीक है, 2015 में मोहन सिंह, 2005 मोहन सिंह गुंजाल। मोहन सिंह गुंजाल को पर्वतारोहण के क्षेत्र में मिला, यानी कि क्या है? पर्वतारोही, पर्वतारोही, ठीक है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में जो है इनको 2005 में क्या मिलता है? पद्मश्री अवार्ड मिलता है। दूसरे व्यक्ति थे मृणाल पांडे। मृणाल पांडे को किस लिए दिया गया? तो इनको पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में। तो मोहन सिंह गुंजाल पर्वतारोही के क्षेत्र में, मृणाल पांडे को पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसके अलावा ठीक है, हाँ 2 ही है, 2 और 1 ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। और एक और लिखना अनिल प्रकाश जोशी, अनिल प्रकाश जोशी। और अनिल प्रकाश जोशी बताओ किस लिए मिला? अनिल प्रकाश जोशी को किस लिए मिला था? हाँ, इनको मिला था, किस लिए मिला था? समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा के लिए मिला था। और अनिल प्रकाश जोशी को पद्म क्या भूषण भी मिला था ना 2020 में, है मिला था 19 में, 2019-20 ऐसे मिला था। किस क्षेत्र के लिए मिला था? 20 में मिला था, हाँ। तो ये 2 क्षेत्र, पर्यावरण और समाज सेवा, दोनों ध्यान रखोगे, ठीक है। लेकिन 2005 में जब मिला था वो केवल और केवल किस लिए मिला था? समाज सेवा के लिए मिला था, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो अगर बात करें 2006 में, तो 2006 में जो है जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर टॉम ऑल्टर को, डॉक्टर टॉम ऑल्टर नहीं, ठीक है। 2006 में 4 लोगों को दिया गया। शेखर पाठक, एक है आपके शेखर पाठक को, ठीक है। और शेखर पाठक को किस लिए दिया होगा? ऑब्वियसली बात, इतिहास एवं संस्कृति के लिए, इतिहास एवं संस्कृति के लिए इनको दिया गया था।
शेखर पाठक के अलावा 2006 में ही देवेंद्र रहीनवाल को दिया गया था। देवेंद्र रहीनवाल, देवेंद्र रहीनवाल, और इनको जो है समाज सेवा के लिए दिया गया था। देवेंद्र रहीनवाल को समाज सेवा के लिए दिया गया था। तीसरे हैं ललित पांडे, ललित पांडे, ललित पांडे, और ललित पांडे को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया। ललित पांडे को किस लिए दिया गया? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया। और वहीं अगला है, नेक्स्ट है मधुमिता बिष्ट, मधुमिता बिष्ट, और मधुमिता बिष्ट किस चीज से संबंधित है? तो ये तो पता होना चाहिए वैसे, किससे? खेल से संबंधित हो जाएगा। तो 2006 में 4 लोगों को, शेखर पाठक इतिहास एवं संस्कृति, देवेंद्र रहीनवाल को समाज के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, ललित पांडे को पर्यावरण के क्षेत्र में, और मधुमिता बिष्ट को खेल के क्षेत्र में क्या मिलता है? पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। 2008 की बात करें तो 2008 में डॉक्टर टॉम ऑल्टर को दिया गया। और ये किस लिए दिया गया? तो ये दिया गया कला संस्कृति के लिए दिया गया, कला एवं संस्कृति के लिए दिया गया। तो डॉक्टर टॉम ऑल्टर को 2008 में दिया गया था। वहीं 2010 की बात करें तो 2010 में स्पेशली किसी को नहीं मिला। ठीक है, हाँ चलो इतना आप ध्यान रखोगे। ठीक, हाँ 2006 में मिला पद्मश्री। एक बार चेक करना दोबारा, एक बार चेक कर लो फिर भी दोबारा। 6 ही आ रहे हैं तो फिर देखो अनिल प्रकाश जोशी को हटाओ रे, कहाँ है अनिल प्रकाश? एक बार चेक कर दो ना दोबारा, ठीक है। हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो, देखना एक बार चेक करना अच्छे से। तो अनिल प्रकाश जोशी को कब मिला? तो अनिल प्रकाश जोशी को ध्यान रखना 2006 में मिला। ठीक है, ये 2006 याद रखना, ये गलती से मैंने 2005 बोल दिया है। तो अनिल प्रकाश जोशी को 2005 में क्या मिलता है? 2006 में क्या मिलता है? पद्मश्री अवार्ड मिलता है। 2010 की बात करें तो 2010 में रंजीत भार्गव को क्या मिलता है? पद्मश्री अवार्ड मिलता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में रंजीत भार्गव को क्या मिलता है? पद्मश्री अवार्ड मिलता है। क्लियर इतनी बात? चलो जी, बाकी यशोधर मठपाल की एक फेमस किताब है, उस किताब का नाम क्या है? कौन सी किताब है यशोधर मठपाल की? कुमाऊं की चित्रकला, भूल गए? चलो अच्छी बात है। अगला प्रश्न, देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? देहरादून का वाडिया है, ये भूविज्ञान से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो भूविज्ञान से संबंधित वाडिया संस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय के किस श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत मिलता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, धामण सैंड, अनवाल लेडी, शूटिंग बुग्याल निम्नलिखित में से क्या है? कहाँ है ये सब? आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? चमोली में मिल जाएंगे। चमोली में ही है ना, या कहीं और? चमोली में ही है। बाकी चमोली में कई सारे और बुग्याल भी, बेदनी बुग्याल है, रूपकुंड है ना, बगजी बुग्याल है, और जो उसके आसपास है बद्रीनाथ के आसपास जो बुग्याल है उसका नाम क्या है? कैला बुग्याल है। ठीक है, हिमालय के भव्य दर्शन कहाँ से होते हैं? बगजी से होते हैं। ठीक है, चलो जी, अगला प्रश्न है, धर्मजाली एवं भाटकोट गुफा किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ है? धर्मजाली एवं भाटकोट गुफा कहाँ पर है? कहाँ है? अच्छा जी, भाटकोट गुफा तो मैं बता चुका हूं कई बार। कहाँ पर है? तो ये है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। तो धर्मजाली एवं भाटकोट गुफा जो है आपकी कहाँ पे मिल जाएंगे? पिथौरागढ़ में मिल जाएंगे। ठीक है, पिथौरागढ़ में कई सारी गुफाएं हैं, जैसे एक है स्वधम गुफा। कौन सी गुफा है? स्वधम गुफा हो जाएगा। इसके अलावा सुमेरु गुफा। कौन सी गुफा है? सुमेरु गुफा। कपिलेश्वर गुफा है। ठीक है, स्वधम गुफा, सुमेरु गुफा,
कपिलेश्वर गुफा, इसके अलावा शिव गुफा, शिव गुफा, ऐसे ही आपका एक पांखु उडियार, लगभग गुफा जैसा ही पांखु उडियार, ठीक है, पांखु उडियार हो जाएगा। और इसके अलावा और लिखोगे आप जैसे शैलेश्वर और मुक्तेश्वर गुफा, शैलेश्वर व मुक्तेश्वर गुफा, शैलेश्वर और मुक्तेश्वर गुफा। और ये भी ध्यान रखना, शैलेश्वर और मुक्तेश्वर जो गुफा है ये आपको मुंशियारी में मिल जाएंगे। कहां पे मिलेंगे ये? मुंशियारी नहीं, सॉरी, गंगोली हाट में। कहां पर? गंगोली हाट में, ठीक है, गंगोली हाट में। तो शैलेश्वर व मुक्तेश्वर गुफा पिथौरागढ़ के ही गंगोली हाट में हो जाएगा। इसके अलावा एक और याद रखना, छीनी गुफा। क्या याद रखोगे? छीनी गुफा। और छीनी गुफा कहां पर है? पिथौरागढ़ के अस्कोट में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राजा रानी गुफा, ये भी आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा, राजा रानी गुफा। तो राजा रानी गुफा कहां पर है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। ये पिथौरागढ़ में स्थित कुछ प्रमुख गुफाएं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि त्र्यंबक गुफा कहां पर है? त्र्यंबक गुफा। अगर मैं आपसे पूछूं पांडुखोली गुफा कहां पर है? अल्मोड़ा में है। त्र्यंबक गुफा कहां पर है? वो भी अल्मोड़ा में है। महाबवतार बाबा की गुफा अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे भाई, बहुत सारी गुफाएं। तो कम से कम पिथौरागढ़ तो याद रखो, स्वधम, सुमेरु, कपिलेश्वर, शिव गुफा, पांखु उडियार, शैलेश्वर और मुक्तेश्वर गंगोली हाट में, छीनी गुफा अस्कोट में, और बाकी क्या है? राजा रानी गुफा, ये भी आपकी कहां पे हो जाएगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेदनी एवं ऋषिकुंड कहां है? तो कहां है भाई? ये तो इजी है, कहां पर है? चमोली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुखवा के निकट उत्तरकाशी में किन दो नदियों का संगम होता है? तो उत्तरकाशी का जो मुखवा गांव है, पहली बात, मुखवा गांव किस चीज से संबंधित है? हाँ, किसका? हाँ, गंगोत्री का। हाँ, गंगोत्री धाम की गंगा का। वाह, क्या बात है, गंगोत्री धाम की गंगा का है। हाँ, बहुत बढ़िया। तुंगनाथ का शीतकालीन है, बहुत बढ़िया, तुंगनाथ का शीतकालीन आवास। अब रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ भगवान जी सीधे उत्तरकाशी जाएंगे हम, है ना, लंबी यात्रा में जाएंगे, है ना। रुद्रप्रयाग में आप मजा नहीं आ रहा ना? बहुत टाइम से रहेंगे, कब तक रुद्रप्रयाग में रहेंगे? थोड़ा कभी कभी भ्रमण भी कर ले, है ना। लोग भी पलायन कर रहे हैं, हम भी पलायन कर लेते ठीक है, चलिए जी। तो ध्यान रखना, तो मुखवा के निकट जो है उत्तरकाशी में आपका क्या हो जाएगा? भागीरथी व हत्याहारिणी नदी का क्या होता है? संगम होता है। मुखवा जो है माँ गंगा का क्या है? शीतकालीन आवास है, ठीक है। क्या है? माँ गंगा का शीतकालीन आवास। और खरसाली में किसका शीतकालीन आवास है? खरसाली में किसका शीतकालीन आवास है? यमुनोत्री में। और तुंगनाथ का शीतकालीन आवास है? हाँ, कहां पर है? मक्कू मठ का मार्कंडेय मंदिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। और ढकरानी परियोजना किस जनपद में स्थित है? देहरादून में। किस नदी पर है? अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य में कौन सा मॉडल अपनाया गया है, या कहाँ का मॉडल अपनाया गया है? तो हमारे राज्य में जो है आपदा से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया मॉडल अपनाया गया है, ठीक है। और ध्यान रखना, हमारा राज्य देश का पहला राज्य है जिसने अपना एक आपदा मंत्रालय ही बनाया, ठीक है। और इसलिए बनाया क्योंकि भाई उत्तराखंड आपदा के दृष्टिकोण से क्या है? संवेदनशील है, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न, मारो गोली और काट लो हमारा मायका है, किसका है? मारो गोली और काट लो हमारा मायका, बताओ किसका है? किसका नारा है? अब वो भ्रम में हो गया ना पहले वाले के कारण हाँ, ये गौरा देवी का ही है ना। अरे मायका तो अब है ना महिला का ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मारो गोली और काट लो हमारा मायका, तो चिपको आंदोलन के द्वारा गौरा देवी के द्वारा यह नारा दिया गया, ठीक है। बाकी देखो, अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नई पर्यटन नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नई पर्यटन नीति 2023 में उत्तराखंड में आई और 2030 तक लागू रहेगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है भाई, है ना, नई पर्यटन नीति। इस नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा पर्यटन में 2030 तक 40,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये ठीक नहीं लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ना, ज्यादा ही हो रहा है 40,000 करोड़। हाँ, सही है ये भी, ठीक है, दूसरा भी सही, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इस नीति में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 10% वृद्धि करना, यह तो कोई बात ही नहीं है ना, ठीक है। हम तो चाहेंगे तो 10% से ज्यादा है, 2030 तक और ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है विदेशी पर्यटकों के लिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है कहीं, 1 और 2, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी पर्यटन नीति की बात करें भाई, इससे पहले पर्यटन नीति कब आई थी? 2018 में आई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है हमारे राज्य में कौन सा है? अल्मोड़ा है। लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे राज्य में जो है कुल लिंगानुपात कितना है? 963 लिंगानुपात है। कितना है? 1963। वहीं देश का लिंगानुपात कितना है? 943। 943 जो है देश का है। अगर देखो उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में देखो क्या बोलते हैं, ग्रामीण, इसमें ग्रामीण भी देख लेते हैं हम, शहर भी देख लेते हैं। ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो कितना है? वो है 1000। बिल्कुल गांव वाले है ना, एकदम स्पष्ट है भाई, उतनी ही लड़की उतने ही लड़के, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये शहर वाले बड़े अब नहीं है ना नहीं बोलूंगा, ठीक है, शहर वाले नाराज हो जाएंगे, ठीक है। शहर वाले थोड़ा सा है ना, अब शहर वालों को लड़कियां नहीं चाहिए, बल शहर वालों के लिए केवल क्या चाहिए? लड़के चाहिए। और शहर में जो लिंगानुपात है वो 884 है। कितना है? 884 है। अब देखो दिक्कत ये शहरों की है, दिक्कत किसकी है? शहरों की, कि शहर वाले लड़कियां होने नहीं दे रही हैं, लड़कियां कम हो रही हैं। और आफत आ रही वहां पहाड़ों के, है ना, लड़कियां वहां पहाड़ वालों को नहीं मिल रही है, गड़बड़ी हो रहा है ना, ठीक है, हाँ है कि नहीं है, ठीक है। समस्या क्रिएट किसने करी? शहर वालों ने। दिक्कत वहां ग्रामीणों को हो रही है। यहाँ वालों ने फिट बना रखा था, एक लड़का पर एक लड़की, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल एकदम बैलेंस समाज है ना। इससे आइडियल समाज हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है लिंगानुपात के। हमें लिंगानुपात में यही तो करना है कि 1000 लड़के और 1000 पुरुष ही हो, अरे नहीं ना, 1000 लड़के और 1000 लड़कियां ही हो, है ना, मतलब इक्वल हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आपने देखा भी होगा कि लिंगानुपात के मामले में देहरादून हो गया और आपका हरिद्वार हो गया और आपका कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? उधम सिंह नगर। ये लिंगानुपात के मामले में क्या है? सबसे फिसड्डी जनपद है ना, ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो देखो पहला नंबर पे तो अल्मोड़ा है ही, ठीक है। और अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है वो कितना है? हाँ 1142 के अराउंड है ना, लगभग कितना है? 1142 के अराउंड लगभग, फिर भी एक बार चेक कर लेना। दूसरे नंबर पे आता है कौन सा? हाँ दूसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग वाले बहुत आगे हैं, हाँ ठीक है, हाँ 1100 कितना हो जाएगा? 14। देखो भाई 1114, ठीक। रुद्रप्रयाग के बाद आपका तीसरे नंबर पे आता है बागेश्वर नहीं, पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल का 1103 है। और उसके बाद आता है बागेश्वर का कितना है? 1090। वो तो इन जनपदों ने बैलेंस कर दिया ना, नहीं तो स्थिति खत्म ही हो जाती, है ना। तभी तो ये 943 आ रहा है, अगर ये वाले जनपद ठीक ठाक परफॉर्म नहीं करते तो, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। तो देखो ये ध्यान रखना है, ठीक। वहीं अगर खत्म में बात करें तो, खत्म की बात करें तो सबसे खत्म में कौन सा है? जहां बिल्कुल एकदम नील है या बहुत कम है, तो सबसे कम है हरिद्वार। हरिद्वार का अगर आप लिंगानुपात देखो तो हरिद्वार का लिंगानुपात है 880। कितना है? 880। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर का कितना है? यहाँ है 900। उधम सिंह नगर नहीं, देहरादून वाले और खत्म है, ठीक है। देहरादून वालों का कितना है? 902, ठीक है। उसके बाद उधम सिंह नगर, ये कितना है? 920 है। तो ये भी आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे, उधम सिंह नगर आपका 920 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी।
तो 4 सबसे बड़े जनपद लिंगानुपात के मामले में अल्मोड़ा, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद पौड़ी गढ़वाल, फिर आपका बागेश्वर। सबसे कम है आपका हरिद्वार, फिर देहरादून और उधम सिंह नगर, है ना। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। चंपावत में कौन सी जनजाति द्वारा गोरा अट्ठावली त्योहार मनाया जाता है? गोरा अट्ठावली त्योहार, हाँ अब तो मैं सीधे पिटाई करूंगा, है ना। 2 हफ्ते से जनजाति चल रहा है बताओ कहां पे मनाया जाता है? राजी जनजाति। कौन सी जनजाति मनाती है? राजी जनजाति मनाती है। ठीक है, राजी जनजाति जो है गोरा अट्ठावली त्योहार मनाती है। ठीक है, इतनी बात आप क्लियर रखोगी। बाकी और बताओ, और त्योहार कौन कौन से मनाती है राजी जनजाति? पता नहीं, है ना। चलो ये बताओ, राजी जनजाति में वह कौन सी जनजाति है जिसमें 6 महीने के बाद नामकरण संस्कार होता है? अब तो आसान हो गया ना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाते हैं? हाँ, थारो लोग जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। होली की बात करें तो होली को हाँ 2 रूपों में मनाते हैं। एक उजली होली, या इसी को क्या बोलते हैं? जिंदी, यानी जब तक होलिका दहन नहीं हुआ तब तक ये उजली या जिंदी होली मनाते हैं। जब होलिका जला देंगे तब बोलेंगे मर गए रे सो जाओ अब, है ना। आवाजू हो गया, आवाजू, है ना। आवाजू जानते हैं क्या होता है? आवाजू क्या होता है? आवाज नहीं पता? आवाजा, आवाजो, आवाजो होता है जैसे किसी के परिवार में जब किसी की डेथ हो जाती है तो 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक या 11 दिन तक आपने देखा कोई तेल नहीं खाता, कोई ऐसी चीजें नहीं खाई जाती है ना, तेल लगाया भी नहीं जाता है, ऐसा कुछ होता ना, ऐसी परंपराएं होती कुछ है। हाँ 13 दिन तक, ऐसे कुछ 13 दिन तक होता है। फिर आपको देवता के मंदिर में आप प्रवेश नहीं करते हैं, है ना, अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता आवाजा, क्या बोलते हैं? आवाजू, ये भी ध्यान रखना है, आवाजू कहा जाता है। और कहीं कुछ और बोलते हैं, उत्तरकाशी में क्या बोलते हैं? आवाज ही बोलते हैं ना। हाँ, उधर कर्णप्रयाग में क्या बोलते हैं? कुमाऊं में, कर्णप्रयाग नहीं कुमाऊं, उधर टेरी में है आवाजू। हाँ, देहरादून में है कुछ नहीं बोलते हैं, पता नहीं। देहरादून में कुछ नहीं बोलते रे। हाँ अच्छा, पौड़ी में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, सेम ही बोलते। अच्छा ठीक है, और अच्छा टेरी हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना मरी, इसको बोलते हैं मरी होली। उसके बाद ये लोग शांत बैठ जाते हैं, बहुत खिलीबल होली, अब होलिका मर गई, अब आराम से घर में आराम करो। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है? तो कहां पर है? जागेश्वर। ठीक है, कहां पर है? जागेश्वर। और जागेश्वर बताओ किस नदी के संगम पर है? किस नदी के संगम पे नहीं, किस नदी के किनारे? कौन सी नदी बहती है आसपास? जटागंगा। कौन सी नदी बहती है? जटागंगा नदी बहती है। जागेश्वर मंदिर की बात करें तो यहाँ पे जो अधिकांश मंदिर है वो किस शैली के हैं? केदारनाथ शैली के मंदिर। इसके अलावा अगर बात करें तो पुराणों में इसे क्या कहा गया है? पुराणों में जागेश्वर को क्या कहा गया है? पुराणों में हाटकेश्वर, हाटकेश्वर, या इसी को क्या कहा है? नागेश्वर। क्या कहा है? हाटकेश्वर या नागेश्वर कहा है। मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? कत्यूरी राजा। कौन थे? शालिवाहन। कत्यूरी राजा शालिवाहन के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो जागेश्वर मंदिर समिति है, जागेश्वर मंदिर समिति की स्थापना कब हुई? जागेश्वर मंदिर समिति कब हुई? 1914 ईस्वी में। 1914 में जागेश्वर मंदिर समिति की क्या होती है? स्थापना होती है। जागेश्वर मंदिर जो समूह है, इस मंदिर समूह में सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर। कौन सा मंदिर है? मृत्युंजय मंदिर। और वहीं सबसे विशाल मंदिर की बात करें तो विशाल कौन सा है? सबसे विशाल मंदिर तो यह है दिनदेश्वारा। दिनदेश्वारा सबसे विशाल मंदिर हो जाएगा। ठीक है, दिनदेश्वारा क्या है? सबसे विशाल मंदिर है।
इतनी बात आप क्या रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास ये है, जटा गंगा एवं दूध गंगा के संगम पे कौन सा मंदिर स्थित है? बताओ कौन सा मंदिर स्थित है? तो यह है दंडेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? दंडेश्वर। दंडेश्वर मंदिर, लकुलिश मंदिर, ये सभी आपका जो है जागेश्वर मंदिर समूह के अंदर ही आते। अगला प्रश्न, हाट कालिका मंदिर किस जनपद में है? तो ये पिथौरागढ़ गंगोली हाट में हो जाएगा। राज्य के किस जनपद में गोलू देवता का मंदिर है? क्या गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा में? बिल्कुल है। नैनीताल में है और चंपावत में भी है, तो सभी आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की दूरी निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर की है? यह है 280 किलोमीटर की। यात्रा जो है नौटी गांव से शुरू होती है और होमकुंड तक जाती है, और होमकुंड जो है त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर है ना, जो कि 4000 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा देखो, नौटी से शुरू होती है, नौटी से आगे बढ़ती है, कहां कहां जाती है? इड़ा बदानी जाती है, और कासवा जाती है, कुरुड़ जाती है, थराली जाती है, चांदपुरगढ़ जाती है, नंदकेसरी जाती है, ठीक है, मुंदोली जाती है, बाणगांव जाती है। बाणगांव क्या पड़ता है? लास्ट गांव पड़ता है। नंदकेसरी में क्या होता है? हाँ, दोनों। कौन दोनों? हाँ हाँ, ठीक है, कुमाऊं की जो नंदा देवी है, इनका मिलन होता है बदान क्षेत्र में। ठीक, इसके अलावा ससुराल क्षेत्र कहां से स्टार्ट होता है? कुलसारी से। मायके का अंतिम पड़ाव? हाँ बताओ, मायके का अंतिम पड़ाव है ना, भगवती। नंदा का मायका नहीं, नैनीहाल कहाँ है? भगवती। मायका भी उधर, नैनीहाल भी उधर ही है। ऐसा होता है? पहली बात है, ऐसा होता है जहां नैनीहाल हो वही मायका नहीं होता है ऐसा? खैर आजकल तो कुछ भी हो जाता है, वो अलग बात है। पर जनरली है ना, नैनीहाल में तो मायका नहीं होता ना। हमारे यहाँ पे क्या परंपरा है? परंपरा ये, अपने गांव वाले जितने भी होंगे सभी भाई बहन, तो फिर तो भाई है ना, जाने का तो मतलब ही नहीं बैठता। एक, अपने गांव में शादी नहीं हो सकती, दूसरा नानी के गांव, मतलब अपने भाई बहन, तो नानी के गांव भी शादी नहीं हो सकती है ना, तो नैनीहाल नहीं होता है। अब वो स्पेशल केस होते हैं जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो स्पेशल केस होते हैं, इनकी खूब चर्चा होती है समाज में। ठीक है, हाँ, ये पूरे समाज के लिए एक चर्चा का विषय भी रहता है, और सदियों तक इस प्रकार की कहानी भी सुनाई जाती है ना, तो ये अलग बात है। हाँ, ऐसे नमूने एक एक होते ही हैं गांव में। धीरे धीरे ये व्यवस्था सामान्य भी बन जाएगी आने वाले समय में। अब वही शहर में देखो, फर्क ही नहीं पड़ता ना। गांव के, बस गांव छोड़ो, गांव तो होता ही नहीं पहली बात है ना, घर के बगल पे घर है ना, अब बस वही आपका क्या हो गया? रिश्ता पक्का हो गया। ठीक है, ऐसा हो जाता है जल्दी, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा। निम्न में से मरोज त्योहार में पकने वाला मुख्य पकवान कौन सा होता है? तो ये क्या होता है? गीमा होता है, आजकल ही पढ़ाया है। वहीं अगर बात करें तो विश्व त्योहार में या विश्व मेले में कौन सा पकवान बनता है? विश्व मेले में, विश्व मेले में कौन सा पकवान बनता है, जरा बताओ। और अगर नहीं बताया तो मैं एक एक मुक्का मारने के लिए पीछे आ रहा हूं, क्योंकि आज ही पढ़ा है, कल परसों ही पढ़ाया था। कौन कौन है मुक्का खाने के लिए तैयार है? हाँ बताओ, आजकल ही हो रहा है क्लास में। ठीक है, कौन सा? कई लोगों को ढूंढने पे भी अभी भी नहीं मिला। ठीक है, शाकुली। ठीक है, साकुली। ठीक है, साकुली हो जाएगा। तो ध्यान रखना, विश्व मेले में जो मुख्य पकवान बनाया जाता है उसको साकुली कहा जाता है। ठीक है, जौनसारियों में हमने और भी व्यंजन देखे थे, जरा बताओ एक एक करके नाम। कौन कौन से व्यंजन था? हैं, लिंगाड़ा नहीं है वो? अच्छा, इंडारा। हाँ, एक है इंडारा। हाँ, कौन सा है? उलवे है। उसके अलावा लेमड़ा है। ठीक है, लेमड़ा। और भी है कोई? हाँ, गुड़ बुए, बहुत बढ़िया, गुड़ बुए। ठीक है, और गुड़ बुए है। मूसू का दांत, हाँ, जौनपुर वाला क्षेत्र, मूसू का दांत है ना, मूसू का दांत हो गया है। पिनवा या पिनोला,
एक पिनोला हो जाएगा, एक आपका कौन सा हो गया, पिनवे। तो ये जौनसारियों के कुछ क्या है, प्रमुख व्यंजन है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और भी आ रहा है याद, नहीं आ रहा है? हाँ, इतना भी आ गया, बहुत बड़ी बात है। हाँ, कौन सा, क्या? चलो जी, अगला प्रश्न। माता पार्वती लास्य नृत्य कोमल स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। गढ़वाल में कौन सा नृत्य इस शैली को अभिव्यक्त करता है? तो ऑब्वियसली बात है, चौफला नृत्य हो जाएगा। चौफला नृत्य माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। ठीक है, चलिए जी। इसके अलावा देखो, चौफला नृत्य के बारे में कई बार बता चुका हूं। चार भाव कौन कौन से, रति, हास, अनुनय और मनुहार, चार भाव हो जाएगा। चौफला की तीन शैलियां कौन कौन सा, खड़ा चौफला, लालुड़ी और खड़ा चौफला, लालुड़ी चौफला और मयूर चौफला। ये भी ध्यान रखना, ये शैली है, ये भाव है। ठीक है। हारुल, हारुल पता ही है आपको। हारुल की बात करें तो ये जौनसारियों का प्रमुख नृत्य है, और इसमें जो है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नृत्य था वो, परात नृत्य। हाँ ठीक है, इसको परात नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, परात नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बाकी अगर बात करें तो हारुल में और कुछ होता है, एक, हाँ, एक वाद्य यंत्र, रमतुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रमतुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। सरो नृत्य की बात करें तो बताओ, हाँ, ये गढ़वाल क्षेत्र का युद्ध शैली का नृत्य है। ठीक है, युद्ध शैली का नृत्य। और जनरली यह नृत्य तब किया जाता है, धुयाण जब नृत्य होता है। ठीक है, यानी कि जब मंदिरों में देवताओं का आह्वान किया जाता है। ठीक है, सरो नृत्य हो जाएगा, उत्तरकाशी और आपका टिहरी वाला क्षेत्र। बाकी अगर थड़िया नृत्य की बात करें तो थड़िया नृत्य जो है, महिलाएं इस नृत्य को करती हैं, एक दूसरे के कंधों में हाथ रख करके गोल घेरे में यह नृत्य किया जाता है, और ये विवाहित महिलाओं के द्वारा थड़िया नृत्य किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। स्पेशली क्या होता है इसमें, जो वीर पुरुष हुए हैं उनकी वीर गाथाओं का क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी की वेदना एवं उसके सौंदर्य की झलक दिखती है? तो भाई नारी की वेदना जो है, झुमेलो गीत है ना, झुमेलो गीत गाया जाता है। बाजूबंद कहाँ पे होता है? तो भाई ये जौनसार जौनपुर क्षेत्र हो जाएगा। छोपती भी आपका जौनसार जौनपुर क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा उरख्यालो शब्द क्या होता है? उरख्यालो, उरख्यालो ओखल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, पलियोण जानते हैं? पलियोण, दाथली पलियोण है ना, क्या होता है? दाथली पलियोण, तेज धार करना। ठीक है, सिलोटा तो जानते ही हैं, सिलबट्टा जिसे बोलते हैं, सिलोटा नहीं जानते? सिलोटा, सुलोटा ही बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। निम्न में से दिए गए स्थानों में कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्र पत्रीय लेख मिले हैं। बैजनाथ से मिला है, पांडुकेश्वर से मिला है, कंडारा और बालेश्वर मंदिर से मिला है। तो सभी आपकी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बैजनाथ कौन सी जनपद में है? बागेश्वर में है। पांडुकेश्वर कहाँ है? चमोली, हाँ, जोशीमठ के आसपास। कंडारा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और बालेश्वर मंदिर चंपावत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लाखू गुफा सुबयाल नदी के तट पर स्थित है। क्या ये बात सही है? सही है तो कुछ एक्स्ट्रा भी बताओ इसके बारे में। 1968 में एमपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई। ग्वारखिया गुफा अलकनंदा नदी तट पे है, बिल्कुल सही बात है। और इसको जो है दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसे जाता है? राकेश भट्ट। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो फिर दोबारा नहीं सुन पाओगे फिर, है ना, अगर ना बोला कि नहीं सुना हमने। राकेश भट्ट। तो 1993 में इन्होंने जो है ग्वारखिया गुफा की खोज की। किमनी गांव पिंडर नदी के तट पे, बिल्कुल ठीक है। हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पे। अच्छा जी, हुडली है कहाँ? उत्तरकाशी में है। मंदाकिनी नदी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता ना, तो ये आपका डी गलत हो जाएगा भाई। तो यानी कि प्रश्न के हिसाब से यही ढूंढना था आपको, तो डी राइट आंसर। अगला प्रश्न,
द हिल्स समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये हमारे राज्य का पहला समाचार पत्र था जो 1842 में कहां से निकलता है? मसूरी से निकलता है। कहां से निकलता है? मसूरी से निकलता है। और 1842 से लेकर के लगभग 1850 ईस्वी तक इसका संपादन जो है वो जैन मैकनीन ने किया था। इसके अलावा ध्यान रखना, राज्य की पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इन्हीं के द्वारा, ठीक है, स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? जॉन मैकिन्स के बारे में याद रखना। अगला प्रश्न आ जाओ, लास्ट, राम क्षेत्र एवं राजाओं की घाटी किस जनपद को कहा जाता है? तो ये भाई अल्मोड़ा को कहा जाता है। लंबे समय तक अल्मोड़ा जो है चंद वंशों की क्या रही है? राजधानी रही है। तो इसके साथ आपका जो है सेट नंबर 91 का ये उत्तराखंड का क्या था? सॉल्यूशन।